हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर पर बेस्ड ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोज ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसमें मैंने एयर प्रेशर क्या होता है और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं एंड आइसोबार्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को डिस्कस किया है। आज हम देखते हैं कि जो अर्थ है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है। अगर हम एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखते हैं तो ये 2 वेज में इसको देखा जा सकता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। आइए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर में हम सी लेवल से अपवर्ड मूव करने पर एयर प्रेशर में किस टाइप का चेंज आता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये नोटिस किया गया है कि जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज करता है। अपवर्ड मूव करने पर एयर प्रेशर डिक्रीज करने के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो अपवर्ड मूव करने पर जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है, गैसियस डेंसिटी, वो डिक्रीज करती है, इसलिए अपवर्ड मूव करने पर एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जो डेप्थ है एटमॉस्फेयर की वो भी डिक्रीज करती है, इसके कारण भी एयर प्रेशर वर्टिकली डिक्रीज करता है। एयर प्रेशर एक्चुअली किसी भी सरफेस पर ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इनका वेट होगा, और अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, या किसी एरिया में एटमॉस्फेरिक डेप्थ ज़्यादा होगी तो उस एरिया में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नंबरिंग ज़्यादा होगी, इसलिए एयर प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। मैंने जो एयर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनमें एल्टीट्यूड या हाइट, सी लेवल से अपवर्ड जब हम मूव करते हैं तो किस टाइप से एयर प्रेशर को अफेक्ट करती है वो डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो वर्टिकली एयर प्रेशर डिक्रीज करने का रेट है वो है फॉर एवरी 10 मीटर ऑफ द हाइट 1 MB मीन्स 1 मिलीबार एयर प्रेशर का डिक्रीज होता है। और ये जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एयर प्रेशर है ये हाइट के साथ डिक्रीज करता है, मीन्स नियर द सी लेवल। जैसे मान लीजिए ये कोई एटमॉस्फेरिक कॉलम है, इस एटमॉस्फेरिक कॉलम में ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ सी लेवल है। नियर दी सी लेवल एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर तेजी से एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। एयर प्रेशर डिक्रीज रेट नियर दी सी लेवल हायर होगा। पर जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो जो गैसियस डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, इसलिए हाइट के साथ एयर प्रेशर का डिक्रीज रेट भी कम हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का अबाउट 50% जो वेट या मास है वो अप टू 5.5 किलोमीटर की हाइट तक लाई करता है, और अगर हम उससे ऊपर जाते हैं तो फर्दर फॉर एवरी 5 किलोमीटर इंक्रीज इन एलिवेशन एयर प्रेशर एवरी टाइम हाफ होता चला जाता है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस हाइट पर एयर प्रेशर हाफ हो जाता है या कितनी हाइट पर हर बार एयर प्रेशर हाफ होता है। प्रेशर ग्रेडियंट जो है एयर प्रेशर का डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये जो डिफरेंस होगा जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रोंगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स माना जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी, इनके बीच का जो भी एयर प्रेशर का डिफरेंस है वो प्रेशर ग्रेडियंट है। पर इस एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो भी नेट फोर्स लगेगा और जिसके कारण एयर में मूवमेंट स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो फोर्स एयर को मूव करने के लिए जनरेट होता है उसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है।
अगर ए पॉइंट पर हाई प्रेशर है, बी पॉइंट पर लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ए टू बी होगी। और अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मींस सी लेवल से अपवर्ड मूव करने पर या एट दी सी लेवल और एट दी अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टली मूव करने पर जो भी प्रेशर वेरिएशन है, प्रेशर डिफरेंस है, उसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप होता है। और वर्टिकल जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये स्ट्रोंगर है और हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जनरली वीकर होता है। लेकिन वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रोंगर होने के बाद भी जो वर्टिकल एयर मूवमेंट है, अपवर्ड एयर मूवमेंट है, वो स्ट्रोंग नहीं होती है। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या रीजन है कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रोंगर होने के बाद भी जो एयर मूवमेंट है, वर्टिकल एयर मूवमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर नहीं होती है। तो उसका रीजन है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो अपवर्ड मूविंग एयर को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण अपवर्ड मूविंग एयर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो आप यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इंपैक्ट है उसको रीजन बता सकते हैं कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रोंगर होने के बावजूद भी अपवर्ड एयर मूवमेंट स्ट्रोंगर क्यों नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट इक्वल एंड काउंटर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाता है या वीक हो जाता है, जिसके कारण जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। और इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर में हम प्रेशर बेल्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर में हम फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड या फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर लॉन्गिट्यूड एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है या एयर प्रेशर का जो चेंज है उसको स्टडी करते हैं। इट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज स्टडीड थ्रू द आइसोबार्स। जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का वो टू टाइप का हो सकता है, या तो हाई एयर प्रेशर या लो एयर प्रेशर। जो हाई एयर प्रेशर है उसको हाई और एंटी साइक्लोन बोलते हैं, जो लो एयर प्रेशर है उसको लो डिप्रेशन और साइक्लोन बोल सकते हैं। जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर एयर प्रेशर की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ एरियाज में हाई प्रेशर की डेवलपमेंट है, कुछ एरियाज में लो प्रेशर की डेवलपमेंट है, और ये हाई और लो प्रेशर बेल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ओवर द ग्लोब। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ओवर द ग्लोब देयर आर बेल्ट्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर। और ये जो बेल्ट्स हैं ये क्या होती हैं, एक्चुअली ये बेल्ट्स जो होती हैं ये कुछ लैटिट्यूडनल जोन्स होती हैं, मतलब कुछ लैटिट्यूड्स के बीच का एरिया होता है जिसमें या तो हाई प्रेशर डेवलप होता है या लो प्रेशर डेवलप होता है। अगर एयर प्रेशर का नेचर एक जैसा हो, या तो वो हाई हो या वो लो हो थ्रू आउट दिस जोन और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस जोन, तो उसको हम एयर प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो एयर प्रेशर बेल्ट दो टाइप की होंगी, हाई प्रेशर बेल्ट एंड लो प्रेशर बेल्ट। पर इनकी जो रेगुलरिटी होगी ना, इनकी जो कॉन्टिन्यूटी होगी ईदर ऑफ दी हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स की, तो वो कॉन्टिन्यूटी या रेगुलरिटी जो है जनरली इट इज ब्रोकन और डिस्टर्ब्ड बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जो ये बेल्ट होगी, ये हाई या लो प्रेशर की जो बेल्ट डेवलप होती है, इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, इसकी जो रेगुलरिटी है, वो जो लैंड एंड वाटर है इसकी जो स्प्रेड है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे अफेक्टेड होती है। जनरली जो लैंड पार्ट है इस पर समर सीजन में एयर प्रेशर लो होता है और विंटर सीजन में एयर प्रेशर हाई होता है। और या मैं ये कह सकता हूं जो लैंड पार्ट है इसकी हीटिंग और कूलिंग इन कंपैरिजन टू द ओशनिक पार्ट फास्टर पेस पर होगी, इसलिए ओशन और लैंड पार्ट पर दोनों में एयर प्रेशर में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। किसी पर्टिकुलर बेल्ट में दोनों पर एयर प्रेशर अलग अलग होगा, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है उसके कारण
जो रेगुलरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो बेल्ट्स होंगी ये वहां पर ज्यादा रेगुलर होंगी जहां पर जो नेचर ऑफ द सरफेस होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, पर इन कंपैरिजन टू लैंड पार्ट सी पार्ट पर रेगुलरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि लैंड पार्ट पर क्या होता है, किसी एरिया में हाई माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेटूज हैं, किसी एरिया में प्लेन्स, कहीं पर वैलीज, और कुछ एरियाज होंगे जहां पर डेंसर वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट होगी। तो इसके कारण क्या होगा, अलग अलग फीचर्स के साथ लैंड पार्ट की जो हीटिंग एंड कूलिंग होगी वो डिफरेंट होगी, इसलिए यहाँ पर जो एयर प्रेशर होगा उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे। बट ओवर दी ओशन अगर आप देखें तो वाटर में मूवमेंट भी है, प्लस सरफेस इज ऑलमोस्ट फ्लैट, जिसके कारण क्या होगा, जो सोलर रेडिएशंस होंगी, जो इंसोलेशन होगा उसका एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होगा, और वाटर में मूवमेंट के कारण भी क्या होगा, टेम्परेचर में यूनिफॉर्मिटी आएगी, जिसके कारण एयर प्रेशर में मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, बिकॉज ऑफ वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द ओशंस, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेशर बेल्ट्स हैं दे आर रेगुलर इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में 90% ओशनिक एक्सपेंशन है और 10% लैंड पार्ट है, इसलिए ओशनिक एक्सपेंशन ज्यादा होने के कारण वहां पर एयर प्रेशर की रेगुलरिटी ज्यादा होगी। जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी टू टाइप से हम देख सकते हैं, या तो लैटिट्यूडनल वे में देखा जा सकता है, मींस फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड पर एयर प्रेशर में किस टाइप का चेंज आता है, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसको मेरिडाइनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन के वे में भी देखा जा सकता है, मींस के फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर लॉन्गिट्यूड जब हम मूव करते हैं तो एयर प्रेशर में किस टाइप के चेंजेस आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम टू वेज में, टू डायमेंशंस में देख सकते हैं। तो आइए इनको भी थोड़ा जान लेते हैं। जो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी अगर बात करते हैं तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाएंगे तो एयर प्रेशर का पैटर्न क्या है, ये लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाएगा, मींस नॉर्थ टू साउथ एयर प्रेशर किस टाइप से चेंज हो रहा है, या किस टाइप से नॉर्थ टू साउथ एयर प्रेशर अर्थ पर है। पर जब हम नॉर्थ टू साउथ या इक्वेटर टू पोल्स एयर प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं तो देयर इज नो डेफिनेट ट्रेंड ऑफ एयर प्रेशर, पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि ओवर द ग्लोब देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स, और ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये थर्मली इंड्यूस्ड या डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एयर प्रेशर बेल्ट्स की जो डेवलपमेंट है वो थर्मली इंड्यूस्ड मींस टेम्परेचर ही किसी पर्टिकुलर टाइप के एयर प्रेशर की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स की अगर बात करें तो ये वो प्रेशर बेल्ट्स होंगी जिनकी डेवलपमेंट या तो एटमॉस्फेयर में जो एयर की मूवमेंट है, डायनेमिज्म है, उसके कारण है, या अर्थ की रोटेशन के कारण, या एयर की कन्वर्जेंस, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इन सब के कारण अगर एयर प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट है तो वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड एयर प्रेशर बेल्ट होगी। तो एयर प्रेशर का जो डेवलपमेंट है, एयर प्रेशर बेल्ट्स की जो डेवलपमेंट है वो 2 प्रोसेसेस से होती है, थर्मल एंड डायनेमिक, और उन्हीं के बेस पर एयर प्रेशर बेल्ट्स को थर्मली इंड्यूस्ड और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स बोला जाता है। पहले हम जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं इनकी डेवलपमेंट किस टाइप से होगी। तो देखिए ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है इक्वेटर, और इक्वेटर पर क्या होता है, जो सोलर रेडिएशंस हैं थ्रू आउट द ईयर वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि इक्वेटोरियल रीजन में इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर हायर होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर हायर हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर हायर होगा तो हायर टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब किसी भी एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज होता है या हायर होता है तो जो एयर है वो एक्सपेंड भी करती है और एयर अपवर्ड भी मूव करती है।
और अगर एयर एक्सपेंड कर रही है या अपवर्ड मूव कर रही है तो क्या होगा, जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। और अगर किसी एरिया में एयर नीचे आएगी तो हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। तो इक्वेटर के दोनों तरफ क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट का स्प्रेड होगा। ये पूरा एरिया होगा, पूरी जोन होगी जिसमें एयर प्रेशर लो होगा। और इसकी डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हाई टेम्परेचर इन दिस एरिया। और भी रीजन्स हैं जिनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर एयर गर्म होगी, गर्म होने के बाद एयर अपवर्ड मूव करेगी, और जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो इस टाइप से पोलवर्ड भी स्प्रेड करेगी। जैसे जैसे ये पोलवर्ड मूव करेगी इसकी कूलिंग हो जाएगी, और उसके बाद कूलिंग होने के बाद ये डेंसर हो जाएगी और नीचे आएगी। दोनों हेमिस्फीयर में पोलवर्ड मूव करेगी और नीचे आएगी। इसको एक बार हम लोग ग्लोब पर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखिए ये है ग्लोब। इस ग्लोब पर अगर हम देखें कि ये जो अर्थ है, अर्थ का एक पार्ट जो इक्वेटोरियल पार्ट बोला जाता है, ये लाइन इक्वेटर है। तो अगर इक्वेटोरियल लाइन पर सन की पोजीशन की बात करें तो ये थ्रू आउट द ईयर मोर और लेस वर्टिकल होती है। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, एयर अपवर्ड मूव करेगी तो वो इस टाइप से अपवर्ड मूव करते हुए फैलेगी। जब ये अपवर्ड मूव करते हुए फैलेगी तो कुछ जो है नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी और कुछ साउथ पोल की तरफ जाएगी। तो जब ये पोल्स की तरफ जा रही होगी तो क्या होगा, इसकी कॉन्टिन्यूसली कूलिंग हो रही है, और ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी कूलिंग के बाद डेंसर हो जाएगी और ये नीचे आएगी। तो ये नीचे इस टाइप से कॉन्टिन्यूसली आती रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, एक हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट की जो डेवलपमेंट है, ये टेम्परेचर लो है इसलिए नहीं हुई है, बल्कि यहां पर एयर के नीचे आने से हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट हुई है। टेम्परेचर तो इस एरिया में बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एयर नीचे आ रही है ना, जिस एरिया में, वहां पर भी सोलर रेडिएशंस ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होती हैं, इसलिए टेम्परेचर यहां पर सफिशिएंटली हाई होता है। और उसके साथ साथ एयर जब नीचे उतरेगी तो हाई प्रेशर की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। इसी टाइप से जो पोलर एरियाज हैं, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर लोअर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट हो जाएगी। जब यहाँ पर हाई प्रेशर की जो डेवलपमेंट होगी उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इस एरिया में हाई प्रेशर जो डेवलप हुआ वो एयर आउटवर्ड स्प्रेड करेगी, और आउटवर्ड स्प्रेड करने के बाद ये यहां से जब लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आएगी तो जो यहां पर एयर नीचे उतरी थी वो एयर भी हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएगी, क्योंकि एयर हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। तो जब ये इधर जाएगी और यहां से एयर इधर आएगी, दोनों का कोलिजन होगा। यहां से कोलिजन के कारण और अर्थ की रोटेशन के कारण फिर से एयर अपवर्ड मूव करेगी, और वो भी ऊपर जाकर जब फैलेगी तो दोनों तरफ फैलेगी। कुछ एयर वापस इधर आएगी और कुछ एयर वापस इधर आएगी। तो इस टाइप से यहां पर जो पोलर एरियाज हैं, इनसे बाहर जिनको हम सब पोलर एरियाज बोलेंगे, यहां पर कन्वर्जेंस के कारण एयर अपवर्ड मूव करेगी, लो प्रेशर डेवलप होगा। तो आप देखेंगे कि मल्टीपल एयर प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट है, और कहीं पर एयर प्रेशर हाई है तो कहीं पर लो है। तो ये लो प्रेशर की डेवलपमेंट है इस बेल्ट में, इसको इक्वेटर के आसपास ये डेवलप हुई है तो इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर के कारण डेवलप होगी तो थर्मली इंड्यूस्ड। अब ये जो एयर नीचे उतरी है, ये एयर नीचे उतर रही है 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। जनरली 25 से 35 डिग्री लैटिट्यूड्स के एरियाज में एयर नीचे उतरती है। तो यहाँ पर एयर नीचे उतरने से हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट होगी। तो हाई प्रेशर किन एरियाज में डेवलप हो रहा है, ये नियर दी ट्रॉपिकल लाइंस।
नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसलिए ट्रॉपिकल लाइन के पास है तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब मीन्स नियर बाय, ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल लाइन। तो ट्रॉपिकल लाइन के नियर बाय एरियाज में जो एयर नीचे उतर रही है उसके कारण हाई प्रेशर की डेवलपमेंट हो रही है और ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड एयर प्रेशर बेल्ट है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड। उसके बाद यहां से जो एयर इस साइड जाएगी तो ये एयर पोलर एरियाज से आने वाली एयर के साथ कोलाइड करेगी इस कोलिजन जोन में। जब एयर कोलाइड करती है तो वो अपवर्ड मूव करती है, तो इस कोलिजन जोन में एयर अपवर्ड मूव करेगी। अपवर्ड मूव करने के बाद फिर इसी टाइप से दोनों तरफ इसका स्प्रेड होगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट हुई है 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, पोलर एरियाज के पास है ये, इसलिए इसको सब पोलर बेल्ट बोलते हैं। लो प्रेशर बेल्ट है तो इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जा सकता है। और इसकी डेवलपमेंट अर्थ के रोटेशन के कारण एंड कन्वर्जेंस के कारण हुई है। अब आप यहां पर देखिए, जब ये एयर इस साइड मूव करेगी ना तो क्या होगा, ये जो एयर इधर से मूव कर रही थी तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस होने के कारण यहां पर अपर एटमॉस्फेयर में हो सकता है ये 5 किलोमीटर हो सी लेवल से, तो यहां पर एयर की कन्वर्जेंस हो रही है, एयर यहां पर इकट्ठी हो रही है और यहां से नीचे की तरफ एयर सप्लाई होगी। तो यहां नीचे की तरफ जो एयर सप्लाई होगी उसके कारण हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। यहां पर एयर अपवर्ड मूव कर रही है इस टाइप से कोलिजन के कारण। जब भी एयर का कोलिजन होता है तो अपवर्ड मूवमेंट इसलिए होगी क्योंकि जैसे ये एयर है, ये एयर है, अगर ये कोलाइड करेगी तो यहां पर एयर की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, तो वर्टिकल जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो स्ट्रोंगर हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रोंगर हो जाएगा तो एयर की अपवर्ड मूवमेंट होगी। अब अगर एयर अलग अलग एरिया से आई कोलाइड की तो ये इस एरिया में ज्यादा एयर हो जाएगी, एयर प्रेशर कंपैरेटिवली हायर होता चला जाएगा एयर की सप्लाई से। पर वर्टिकली अगर देखें तो यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पर कम। अगर ऐसा होगा कि ये एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है जिसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप होगा, अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रोंगर होगा कि जो ग्रेविटी ऊपर उठने से एयर को रोक रही है वो नहीं रोक पाएगी, तो एयर क्या होगी, अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी। तो कन्वर्जेंस की जोन में ऐसा होता है। तो सब पोलर एरियाज में लो प्रेशर डेवलप होगा। तो लो प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट किसके कारण होगी, ये भी डायनेमिक प्रोसेसेस या डायनेमिक फैक्टर्स के कारण। तो इसको भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स बोलेंगे। तो अगर इस चीज को आप देखें तो ये यहां पर थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है पोलर एरियाज पर, क्योंकि लो टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर। यहां पर लो प्रेशर है पर यहां पर टेम्परेचर हाई नहीं है, कोलिजन के कारण और अर्थ की रोटेशन के कारण यहां पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट है, इसलिए ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। फिर ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थर्मली इंड्यूस्ड है। इसी टाइप से इस साइड प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट होगी, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट होगी, सब ट्रॉपिकल एरिया में है, तो ये भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। फिर सब पोलर एरियाज में लो प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट होगी कन्वर्जेंस के कारण, ये भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। और ये जो साउथ पोल है यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर लो टेम्परेचर होगा, इसलिए थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होगी। तो अगर काउंट करें तो ये 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। 1 साउथ पोल पर हाई प्रेशर बेल्ट, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, जिनमें से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 2 तो ये हो गई और यही दोनों बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगी। तो 4 बेल्ट्स जो हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं और 3 बेल्ट्स थर्मली इंड्यूस्ड है। तो ये है प्रेशर बेल्ट्स की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग और कहां पर एयर प्रेशर लो या ज्यादा होगा, इस प्रोसेस को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसका लैटिट्यूड 0 to 5 डिग्री है इन बोथ हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड साउथ। कुछ बुक्स में ये 0 to
10 डिग्री भी मिलेगा। तो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट की वीकनेस है कि इसमें इतनी वेरिएशन आपको मिलेगी। कभी कभी इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये लाइन इक्वेटर मानूं तो 0 to 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो टोटल लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है ये 10 डिग्री का हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस केस में ये 20 डिग्री का हो जाएगा। पर मैं ये कहूंगा कि आप लोग 0 to 5 डिग्री ही इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को कंसिडर करके चले। ये थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पर मैंने कहा था कि टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ना कि ओनली फैक्टर। तो अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे हाई ह्यूमिडिटी। इक्वेटर के आसपास अगर आप देखोगे तो ओशनिक एक्सपेंशन भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, जिसके कारण इवेपोरेशन ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में हायर ह्यूमिडिटी होगी। जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स ज्यादा ऐड होंगे तो एयर हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं वो 1.5 टाइम्स, अबाउट 1.5 टाइम्स लाइटर होते हैं जो लोअर एटमॉस्फेयर में गैसेज होते हैं उनके कंपैरिजन में। या आप ये भी कह सकते हो कि जब वाटर वेपर्स ऐड होंगे तो वो धीरे धीरे जो उनके पास लेटेंट हीट है उसको रिलीज करेंगे, एयर का टेम्परेचर हायर बना रहेगा, जिसके कारण एयर ग्रेजुअली अपवर्ड मूव करेगी। और अगर ऐसा है तो एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा जहां पर भी एयर अपवर्ड मूव करती है। वैसे भी आपने देखा होगा जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब वो जो एटमॉस्फेयर है उसकी गैसेस से हल्के हैं। तो जब हल्के वेपर्स ऐड होंगे तो क्या होगा, जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि एयर जब अपवर्ड मूव करती है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, जब डाउनवर्ड मूव करती है तो एयर प्रेशर इंक्रीज करता है। जो इक्वेटोरियल बेल्ट है वहां पर ग्रेटेस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और इस चीज को एक बार मैं ग्लोब पर बता देता हूं। देखिए, अगर ये मैं कहूं कि अर्थ का रोटेशन इस टाइप से होगा तो इक्वेटर पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो फास्टर होगी इन कंपैरिजन टू द पॉइंट ओवर अदर लैटिट्यूड्स। तो ये जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करोगे तो जो स्पीड होगी किसी भी पॉइंट की वो डिक्रीज करती चली जाती है। और अगर रोटेशनल स्पीड हायर होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हायर होगा। इक्वेटर पर सबसे तेज घूम रही है अर्थ, और ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो इसकी स्पीड डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और यहाँ जो एयर होगी उसको एक अप थ्रस्ट मिलेगा इस स्ट्रोंगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण। इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी। अब कन्वर्जेंस ऑफ द विंड्स, मैंने बोला जहां पर भी विंड्स कन्वर्ज करती हैं अपवर्ड मूव करती हैं, और उसका रीजन मैंने बताया था। तो इस कारण भी यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहां से एयर जो ऊपर उठी थी यहां नीचे आई, यहां इस साइड इधर नीचे आई। तो अब यहां हाई प्रेशर डेवलपमेंट है, यहां हाई प्रेशर डेवलपमेंट है। तो इस एरिया में जो हाई प्रेशर डेवलपमेंट है तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है तो एयर इधर मूव करेगी। यहां भी हाई प्रेशर डेवलपमेंट है तो एयर इधर मूव करेगी, यहां कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज होने के कारण ऊपर उठेगी। और नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है लोअर ग्रेविटी। जो अर्थ है ना वो स्फेरिकल नहीं है, पोल्स पर वो थोड़ी सी फ्लैट है, और जो इक्वेटर है वहां पर अर्थ की बल्जिंग हो रखी है। इसलिए इक्वेटर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो ज्यादा है, और अर्थ की सेंटर से ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी इक्वेटर की इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स तो इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, जिसके कारण एयर की अपवर्ड मूवमेंट इजियर होगी। तो ये भी एक रीजन है एयर प्रेशर के लो होने का ओवर द इक्वेटर। ये जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं ये जो है सन की मूवमेंट से भी इफेक्ट होती हैं। सन की मूवमेंट के कारण क्या होगा, इक्वेटोरियल बेल्ट की शिफ्टिंग होगी। समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटोरियल बेल्ट खिसक जाएगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है तो साउथ पोल की तरफ इक्वेटोरियल बेल्ट खिसक जाएगी।
इस शिफ्टिंग के कारण क्या होगा, अदर बेल्ट्स भी शिफ्ट करेंगी, और ये जो शिफ्टिंग है ये सन की मूवमेंट के साथ शिफ्टिंग होगी, लेकिन शिफ्टिंग उस हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी जहां पर हीटिंग और कूलिंग ज्यादा होगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है, इसलिए हीटिंग और कूलिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी। समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये 20 डिग्री लैटिट्यूड या उससे भी हायर लैटिट्यूड तक शिफ्ट हो जाएगी, पर सदर्न हेमिस्फीयर में ये शिफ्टिंग 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड तक ही होगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ओशनिक एक्सपेंशन ज्यादा है। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसमें एयर की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं होती है, और जैसे जैसे एयर प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग हो रही है उसके कारण एयर की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है या विंड्स की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज होता है। तो ये भी जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है उस बेल्ट की फीचर्स हैं कि एयर लाइट होगी, विंड्स फीबल होंगी और वेरिएबल डायरेक्शन की होंगी। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा तो क्या होगा, ये इक्वेटर पर जो प्रेशर बेल्ट थी, लो प्रेशर बेल्ट, ये शिफ्ट कर जाएगी 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चली जाएगी, और जब ये लो प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वो फर्दर नॉर्थवर्ड मूव कर जाएगी, पर इधर से जो एयर इधर आएगी तो यहां पर भी तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, तो यहां से एयर इस साइड जाएगी, विंड इस साइड जाएंगी यहां से, और ये जो विंड्स इस साइड जाएंगी या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विंड इस साइड आएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेटर वाला जो एरिया है ना, यहां पर विंड अभी शिफ्टिंग के कारण इस डायरेक्शन में है, और जब जो लो प्रेशर बेल्ट थी वो इक्वेटर पर थी तब वो इस साइड आ रही थी। पर समर सीजन जब सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो होगा क्या, ये इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है ये इधर शिफ्ट कर जाएगी, तो इधर से जो विंड्स होंगी वो इस साइड होंगी। तो ये सीजन के साथ इस डायरेक्शन में भी विंड्स होंगी और इस डायरेक्शन में भी विंड्स होंगी। तो यहां पर जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है 0 to 10 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है इसमें विंड डायरेक्शन चेंज होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो डायरेक्शन है वो वेरिएबल किस टाइप से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसमें क्या हो रहा है, विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्जेंस के बाद विंड्स अपवर्ड मूव कर रही हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जेंस बता दूं, यहाँ पर इस साइड से हाई प्रेशर रीजन से विंड्स इधर आएंगी, यहां से विंड्स इधर आएंगी, तो इस पूरे एरिया में ये विंड्स कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्जेंस के बाद मैंने क्या बोला था, एयर अपवर्ड मूव करेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस अपवर्ड मूवमेंट को रोकता है, इसलिए ये एयर धीरे धीरे अपवर्ड मूव करेगी। जब ये एयर धीरे धीरे अपवर्ड मूव करेगी तो इस पूरी बेल्ट में क्या होगा, जो विंड की मूवमेंट होगी वो काफी स्लो बनी रहेगी। तो अगर ये तेजी से ऊपर उठती तो विंड जो सब ट्रॉपिकल एरिया से आ रही है वो तेजी से आती, तो इस बेल्ट में भी क्या होता है, विंड स्पीड हायर होती, लेकिन विंड की अपवर्ड मूवमेंट स्लो है, इसलिए विंड की स्पीड नीचे वाले पार्ट में नियर द अर्थ सरफेस वो कम रहेगी। और अगर ऐसा है तो जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है तो इसको विंड स्पीड कम होने के कारण बेल्ट ऑफ काम भी बोला जाता है, या इसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द frequent diurnal pressure variation or pronounced diurnal pressure variation means डे टाइम में टेम्परेचर हाई होगा, एयर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा, नाइट टाइम में इंसोलेशन नहीं है तो एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और ये डेली ही होगा। डे टाइम में एयर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, नाइट टाइम में इंक्रीज कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंट एयर प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। जबकि अदर एरियाज में अगर देखें तो अदर एरियाज में टेम्परेचर का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए एयर प्रेशर वेरिएशन तो होगा पर वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल बेल्ट में ही एयर प्रेशर वेरिएशन ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है।
इसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिसका एक्सपेंशन 25 डिग्री लैटिट्यूड टू 35 डिग्री लैटिट्यूड है, दोनों हेमिस्फीयर में है। एयर की डिसेंडिंग के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट है, ना कि लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर डेवलप हुआ है, इसलिए इसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड एयर प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। और रीजन मैंने बोला था कि अर्थ की रोटेशन और सिंकिंग ऑफ द एयर के कारण अगर प्रेशर बेल्ट्स डेवलप होते हैं, या रोटेशन ऑफ द अर्थ, कन्वर्जेंस ऑफ द एयर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर या सिंकिंग ऑफ द एयर, इनमें से किसी भी फैक्टर के कारण अगर हाई या लो प्रेशर की डेवलपमेंट होती है तो वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट में अर्थ की रोटेशन का क्या रोल है उसको देखिए। अर्थ मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी अर्थ के साथ रोटेट करेगी। तो जब ये ऊपर उठेगी तो ऐसे भी रोटेट कर रही होगी, तो इसलिए ये ऐसे मूव करने के बाद ये लैटिट्यूड्स के ऑलमोस्ट पैरेलल मूव करना शुरू कर देती है और कूलिंग के बाद किसी लैटिट्यूड पर नीचे आएगी। यहां से ऊपर उठी इस साइड नीचे आई, यहां से ऊपर उठी इस साइड नीचे आई, तो इस टाइप से एयर किसी पर्टिकुलर बेल्ट में ही नीचे आ रही है और उसका रीजन है अर्थ की रोटेशन। क्योंकि अर्थ की रोटेशन अगर नहीं होती तो एयर यहां से अपवर्ड मूव करती और वो पोलर एरियाज की तरफ कॉन्टिन्यूसली मूव करती, पर ये पोलर एरियाज की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। कोरियोलिस फोर्स का जो इंपैक्ट है उसके कारण ये जो है इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो एयर भी इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी और बाद में ये जब इसकी कूलिंग हो जाएगी तो ये नीचे आएगी, जिसके कारण हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो रोटेशन एंड सिंकिंग ऑफ द एयर हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट का रीजन है। और जो सिंकिंग है ये कूलिंग के कारण भी हो रही है और ऊपर एटमॉस्फेयर में कन्वर्जेंस हो रही है उसके कारण भी। और आपको शायद ध्यान होगा कन्वर्जेंस के केस में मैंने जो बताया था, ये यहाँ पर कन्वर्जेंस है, इधर से जो विंड आई और इधर से जो विंड आई दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, उसके कारण ये नीचे की तरफ सप्लाई हो रही है एयर। तो कन्वर्जेंस भी यहां पर एयर सिंकिंग का एक रीजन है। जब हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होती है तो हम कहेंगे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुई है, और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और एरिडिटी दोनों बढ़ जाती हैं। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का मतलब है एयर की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर स्टेबल कहा जाता है। और एरिड का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस ज्यादा है। और ये दोनों चीजें क्यों इंक्रीज होती हैं, देखिए जब एयर ऊपर जो कूलिंग हो रही है या कन्वर्जेंस के कारण नीचे की तरफ सप्लाई हो रही है, तो ये डेंसर एटमॉस्फेयर है नीचे की तरफ। कॉन्टिन्यूसली जब एयर डेंसर एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो जो नीचे डेंसर एयर है वो उसको नीचे आने से रोकेगी, इसलिए धीरे धीरे एयर की जो स्पीड है वो कम होते होते काफी कम हो जाती है और एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। जब ड्राइनेस की बात करते हैं तो एयर जब नीचे की तरफ आ रही है तो उस केस में क्या होगा, उस एयर का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा, क्योंकि जब हम सी लेवल से अपवर्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और जब टेम्परेचर एयर का इंक्रीज करेगा तो उसमें कंडेंसेशन नहीं हो सकती। कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन के लिए एयर के टेम्परेचर का कम होना जरूरी है, पर एयर का टेम्परेचर नीचे आते हुए कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी और रेनफॉल नहीं होगी। तो ड्राइनेस भी एयर की सिंकिंग के कारण है। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसके कारण ही सब ट्रॉपिकल रीजन में हॉट डेजर्ट्स की डेवलपमेंट है। और ये जो हॉट डेजर्ट्स की डेवलपमेंट है ये मेनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पर डेवलप होते हैं। क्यों वेस्टर्न पार्ट पर ये डेवलप होते हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट के वहां पर विंड्स आएंगी और उसके कारण कुछ रेनफॉल हो जाती है। देखिए जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है इसमें कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट पर ही हॉट डेजर्ट्स की डेवलपमेंट क्यों होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं।
जो प्रेशर बेल्ट्स है ना, इनकी शिफ्टिंग होती रहती है। तो जब प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हायर लैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी तो ट्रेड विंड्स ईस्टर्न पार्ट पर कॉन्टिनेंट के आएंगी और वो रेनफॉल कर सकती हैं। पर जो वेस्टर्न पार्ट है, जब वो वेस्टर्न पार्ट की तरफ ट्रेड विंड्स मूव करेंगी तो उनका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका होगा, वो हीटेड अप हो चुकी होंगी, इसलिए वेस्टर्न पार्ट पर रेनफॉल ना होने के कारण डेजर्टिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो हॉट डेजर्ट्स हैं मोस्टली दे आर फाउंड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं इनको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड्स के लैटिट्यूड को अगर कभी पूछा जाए तो ये 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में है। पर अगर आपको सिंगल वैल्यू पिकअप करनी है तो ये सिंगल वैल्यू होगी 30 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। और जहां पर भी हॉर्स लैटिट्यूड्स का जो एरिया वहां पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर के कारण काम कंडीशन की डेवलपमेंट होती है। इनको हॉर्स लैटिट्यूड बोले जाने के पीछे एक रीजन है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कभी पूछा जाएगा। पर एंशिएंट टाइम में जो ट्रेडर्स होते थे, जो हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, तो उनके जो शिप्स होते थे या वेसल्स होती थी वो हवा के साथ आगे मूव करते थे ओशनिक एरियाज में। तो जब जो काम कंडीशन होंगी, जब हवा की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी तो वो अपने वेसल्स को, अपने शिप्स को हल्का करने के लिए कुछ हॉर्सेज को ओशन में फेंक देते थे। इसलिए इन लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड्स बोला जाता है, क्योंकि इन ही लैटिट्यूड्स में जो मूवमेंट थी शिप्स की वो बहुत स्लो हो जाती थी और इन लैटिट्यूड्स में हॉर्सेज को नीचे फेंका जाता था। जो हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं या कोई भी प्रेशर बेल्ट है, उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, रेगुलरिटी है, वो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगी। उसके कारण जो रेगुलरिटी है वो प्रेशर बेल्ट्स की इसलिए डिस्टर्ब होती है क्योंकि लैंड एंड वाटर की जो हीटिंग और कूलिंग है वो डिफरेंशियल होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जिसका लैटिट्यूड 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। देख चुके हैं हम लोग अर्थ की रोटेशन और कन्वर्जेंस ऑफ द विंड्स के कारण इसकी डेवलपमेंट है। और जो प्रेशर होगा, चाहे हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, मैंने ये पहले भी बताया है कि उसकी कॉन्टिन्यूटी एक यूनिफॉर्म सरफेस पर बनी रहेगी। अगर सरफेस की यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो वहां पर जो एयर प्रेशर होगा उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। तो जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये मोर कॉन्टिन्यूअस है साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशनिक एक्सपेंशन ज्यादा है। अगर आपको कभी स्टेटमेंट दे दिया जाए कि होल प्रेशर बेल्ट्स आर मोर कॉन्टिन्यूअस इन साउदर्न हेमिस्फीयर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो बिल्कुल सही है और उसका रीजन है ओवर डोमिनेंस ऑफ द ओशन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट जो प्रेशर बेल्ट है ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसका लैटिट्यूड 70 डिग्री से ऊपर का जो पार्ट है 70 to 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। कहीं कहीं पर ये 75 to 90 डिग्री लैटिट्यूड भी दिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना वेरिएशन चलेगा। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता ही है। और यहाँ पर पोलर एरियाज में थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर वो कम रहेगा और इसलिए क्या होगा, एयर कोल्डर रहेगी, डेंसर रहेगी और एयर की कॉन्टिन्यूसली सिंकिंग होती रहेगी। जो एयर सब पोलर एरियाज से ऊपर उठी है तो वो पोलर एरियाज पर जाकर सिंक कर जाएगी। उस सिंकिंग के कारण क्या होगा, हाई प्रेशर की डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर होगी। लेकिन ये जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं इनमें शिफ्टिंग होती है बिकॉज ऑफ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। वो मैंने आपको बताया भी है थोड़ा सा कि शिफ्टिंग सन के कारण होगी। और अगर शिफ्टिंग होगी तो जो पोलर बेल्ट्स हैं, हाई प्रेशर पोलर बेल्ट्स हैं, ये श्रिंक भी करेंगी और एक्सपेंड भी करेंगी। विंटर सीजन में पोलर बेल्ट्स एक्सपेंड करेंगी, समर सीजन में ये श्रिंक करेंगी। टेम्परेचर के कारण ही इनकी डेवलपमेंट है, इसलिए ये श्रिंक और एक्सपेंड करेंगी जैसे जैसे जो सीजन है उसमें चेंज आएगा या सन की अपरेंट मूवमेंट होगी।
थर्मल फैक्टर इसकी डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डायनेमिक फैक्टर भी काम करेंगे, डायनेमिक फैक्टर हर बेल्ट की डेवलपमेंट में काम करते हैं, पर जहां पर थर्मल फैक्टर ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा वो बेल्ट थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कही जाएंगी। और जो पोलर एरियाज हैं यहां से दो रीजन से ही जो पोलर एरियाज हैं यहां से दो रीजन के कारण जो एयर है वो आउटवर्ड मूव करेगी। एक तो अर्थ की रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण आउटवर्ड मूव करेगी, और दूसरा आउटवर्ड मूवमेंट का रीजन होगा एयर कॉन्टिन्यूसली आ रही है तो यहां पर काफी डेंसर एयर हो जाती है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो इसलिए वो उन एरियाज की तरफ जाएगी जहां पर एयर प्रेशर कंपैरेटिवली लोअर होगा, और जिन एरियाज में टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होगा उन एरियाज में एयर प्रेशर कंपैरेटिवली लोअर होगा, इसलिए आउटवर्ड एरियाज में एयर की मूवमेंट होगी फ्रॉम द पोलर एरियाज। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है सेकंड टाइप है मेरिडियनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर। देखिए मेरिडियनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर का मतलब क्या है। मेरिडियनल और लॉन्गिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर हर लॉन्गिट्यूड का जो एयर प्रेशर है उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसका जो एवरेज होगा वो उस लैटिट्यूड का एयर प्रेशर होगा, और ये जो एयर प्रेशर है हर लैटिट्यूड पर हम कैलकुलेट करेंगे हर लॉन्गिट्यूड का एयर प्रेशर, और उसके बाद सीजनल वेरिएशन देखेंगे। तो ये जो सीजनल वेरिएशन है एयर प्रेशर की, ये सीजनल वेरिएशन लॉन्गिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर में साफ साफ दिखेगी। जब हम एक एक लॉन्गिट्यूड के एयर प्रेशर को किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर ऑब्जर्व करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और उनमें सीजनल चेंज देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट कर रही हैं। और जो मेरिडियनल सीजनल प्रेशर प्रोफाइल बनाओ तो वो कुछ इस टाइप से है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लेते हैं ये मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ को अगर आप समझ पाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर क्या है। ये मैंने यहाँ पर मान लिया ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। यहां पर एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है, मैंने खाली मिली बार लिख दिया, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। फिर मैं कुछ लैटिट्यूड्स ले लेता हूं, जैसे ये मैं मान लेता हूं 20 डिग्री लैटिट्यूड है, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है और ये 60 है। सब पोलर एरियाज तक ही मैं यहां पर लूंगा क्योंकि जो पोलर एरियाज हैं उनमें जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं उनकी शिफ्टिंग नहीं है। इसी टाइप से ये यहां पर 20, 30, 40, 50 और 60। तो होगा क्या, मैं सब ट्रॉपिकल एरिया और ये आपका सब पोलर एरिया, इन दो पर जो प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट है उसको यहां पर दिखाने वाला हूं। देखिए आप लोगों को पता है कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन और समर सीजन अलग अलग टाइम पर होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी विंटर मंथ होगा और जुलाई जो है समर मंथ होगा। तो अगर सब पोलर, ये है सब पोलर एरिया, इस पर एयर प्रेशर देखूं तो लो प्रेशर बेल्ट है, तो विंटर सीजन में इस पर जो लो प्रेशर होगा ना वो हायर होगा इन कंपैरिजन टू समर सीजन। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां पर कुछ एयर प्रेशर होगा और लगातार एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा। सब ट्रॉपिकल एरिया में ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा और इक्वेटोरियल एरिया में ये लो प्रेशर हो जाएगा। फिर ये सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर ये कॉन्टिन्यूसली सब पोलर एरियाज की तरफ डिक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे आप यहां पर नोटिस कीजिएगा, यहां पर जो
सब पोलर एरियाज में जो एयर प्रेशर है और यहाँ पर जो एयर प्रेशर है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर एयर प्रेशर कम है और यहाँ पर ज्यादा है। उसके बाद ये मैंने जनवरी के लिए बनाया है, जनवरी। जुलाई के लिए बना लेते हैं। जुलाई में क्या होगा, समर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जो सब पोलर एरिया इसमें और भी ज्यादा लो प्रेशर होगा। तो ये कुछ इस टाइप से होगा और यहां पर भी ये कम रहेगा, लेकिन बाद में ये जो है धीरे धीरे इक्वेटर से पहले, क्योंकि शिफ्टिंग हो गई है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ है, उसके बाद ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके ये कुछ इस टाइप से, क्योंकि सब जुलाई मंथ जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर मंथ है, तो यहाँ पर हाई एयर प्रेशर होगा और उसके बाद ये जो एयर प्रेशर है ये सब पोलर एरियाज की तरफ जाते हुए मोर और लेस सेम रहेगा दोनों सीजन में, लेकिन समर सीजन में ये हल्का सा सदर्न हेमिस्फीयर में, जो विंटर सीजन है उसमें ये हल्का सा कम हो जाएगा। और भी इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ये जुलाई मंथ का है, समर सीजन इधर है, विंटर सीजन इधर है। विंटर सीजन में हल्का सा सब पोलर एरियाज में एयर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा विंटर सीजन में? क्योंकि जो कन्वर्जेंस है वो काफी स्ट्रोंगर होगी। यहां से जो विंड्स आएंगी इस साइड ओशनिक एरिया पर, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कन्वर्जेंस स्ट्रोंगर होगा, इसलिए हल्का सा ये एयर प्रेशर सब पोलर एरियाज में लो हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि दोनों जो समर सीजन और विंटर सीजन है उनमें एयर प्रेशर अलग अलग है। और इसके साथ साथ एक तो ये पता चल रहा है कि जो 3 प्रेशर बेल्ट्स हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दे आर वेल मार्क्ड। अगर आप देखें ये सब पोलर प्रेशर बेल्ट है, बिल्कुल क्लियर है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, बिल्कुल क्लियर है। और ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहां है या यहां है, इसकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे तो ये तीनों प्रेशर बेल्ट जो है ये क्लियरली दिखेंगी जब हम लॉन्गिट्यूडनल एयर प्रेशर प्रोफाइल को देखेंगे। इसके बाद सीजनल शिफ्टिंग होगी प्रेशर बेल्ट्स की। अभी हम लोगों ने देखा इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट कर रही है, सारी प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग दिख रही है, नॉर्थ साउथ शिफ्टिंग हो रही है। लेकिन ये शिफ्टिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी सीजन एक्सट्रीम जब होंगे, मींस समर सीजन और विंटर सीजन में ये क्लियरली विजिबल होगी। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लो होगा। क्यों ज्यादा लो होगा? क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ओशनिक एक्सपेंशन ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा होने से कन्वर्जेंस स्ट्रोंगर होगा और मोर और लेस स्टेबल होगा सदर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग समर सीजन और विंटर सीजन। अगर आप देखें तो यहां पर आपको दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है। ये किसको बता रही है? एयर प्रेशर को बता रही है। इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों सीजन में एयर प्रेशर मोर और लेस सेम है। जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये विंटर सीजन में ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि विंटर सीजन में एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, एयर डेंसर होगी, और उसमें अगर हम उस एयर को दूसरे एरिया की एयर से कंपेयर करें तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है, क्योंकि विंटर सीजन में एयर की मूवमेंट इजियर नहीं होती है। अगर इजियर मूवमेंट होती तो उसमें मिक्सिंग होती और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये वीक हो जाता। पर विंटर सीजन में एयर डेंसर होने के कारण एयर मूवमेंट कम होती है, जिसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट दोनों हेमिस्फीयर में विंटर सीजन में ही ज्यादा होगा। जो एयर मास का ट्रांसफर है, ये एयर मास का ट्रांसफर लार्जर होगा फ्रॉम वार्मर समर हेमिस्फीयर टू कोल्डर विंटर हेमिस्फीयर। सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो एयर मास है इसका ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द जो एयर प्रेशर बेल्ट की जो शिफ्टिंग हो रही है उसके कारण। क्यों? क्योंकि जब एयर अपवर्ड मूव करेगी तो उसमें दोनों तरफ एक्सपेंशन होगा, यहां से एयर ऊपर उठी, इधर भी आएगी इधर भी आएगी।
पर अगर मान लीजिए लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ डेवलप हुई तो यहाँ से जो एयर उठी वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी आएगी। इसी टाइप से जब लो प्रेशर की डेवलपमेंट यहाँ होगी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात कर रहा हूं, तो जब ये एयर उठेगी तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आएगी। तो वार्मर हेमिस्फीयर से कोल्डर हेमिस्फीयर में लार्जर मास ट्रांसफर होता है या लार्जर अमाउंट में एयर ट्रांसफर करती है, और ये भी हमें जो लॉन्गिट्यूडनल एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी से ही पता चलता है। तो ये था एयर प्रेशर के रिगार्डिंग। थैंक यू।